नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रतुल क्लासेस में। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संविधान के भाग 5 को पढ़ाऊंगा और इसमें भाग 5 में संघ दिया गया है और इसमें 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल की चर्चा की गई है। इसमें 4 अध्याय दिए गए हैं। अध्याय नंबर 1 में कार्यपालिका है और इसमें 52 से लेकर 78 तक आर्टिकल दिए गए हैं। अध्याय 2 में विधायिका के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक दिए गए हैं। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है और इसमें आर्टिकल 123 की चर्चा की गई है। अध्याय 4 में सुप्रीम कोर्ट दिया गया है। इसमें 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट दिया गया है। अध्याय 5 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई है, जिसमें 148 से 151 तक के बीच आता है। अब देखते हैं अध्याय नंबर 1 को। अध्याय 1 में कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। इसमें 52 से 78 तक आर्टिकल दिए गए हैं। इसमें राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति 52 से 73 तक दिए गए हैं। मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री 74 से 75 तक आर्टिकल के बीच में आता है और महान्यायवादी आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। कार्य संचालन 77 से 78 तक के बीच आता है। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 52 को। 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलता है। राष्ट्रपति का पद अमेरिका से ग्रहण किया गया है। आर्टिकल 53 में दिया गया है कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। आर्टिकल 54 में दिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है, मतलब कौन कौन वोटिंग करता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। नोट में लिखा गया है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते हैं, क्योंकि यहाँ 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और 5/6 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग नहीं करती हैं ये। आर्टिकल 55 में दिया गया है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति की बात की जाए तो ये आयरलैंड से ग्रहण की गई है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कैसी होनी चाहिए? यह एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है। यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष मतदान, गुप्त रीति होती है। ये यदि निर्वाचन की बात की जाए तो निर्वाचन देश में 2 तरीके का होता है, एक डायरेक्ट इलेक्शन, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन को, और इनडायरेक्ट इलेक्शन को अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन में जनता डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को चुनती है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि द्वारा अपने और प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे हमने अपना प्रतिनिधि चुना और हमने लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधि चुने जनता ने, मतलब तो ये अपना प्रतिनिधि चुनेंगे राष्ट्रपति को, ये राष्ट्रपति को वोटिंग करेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर किया जाता है। जो ये प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। 1997 से कुछ संशोधन किया गया, जिसमें अनुमोदन और प्रस्तावक की संख्या को 10 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया।
और जमानत राशि को 2500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया। यानी कि अनुमोदन समर्थन करने वाले व्यक्ति जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है उसके समर्थन में 10 व्यक्ति होते थे पहले, और अब 50 व्यक्ति होते हैं। और प्रस्तावक का मतलब प्रस्ताव रखने वाले, जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसका प्रस्ताव रखने वालों की संख्या पहले 10 थी और अब 97 के बाद में अब 50 कर दी गई है। यदि राष्ट्रपति के रिजल्ट के बारे में बात किया जाए कि किस प्रकार उसको विजय घोषित किया जाता है, तो कुल डाले गए वैलिड वोटों का जिसको भी सर्वप्रथम 50% प्लस 1 मत प्राप्त होता है वही राष्ट्रपति बनता है। नोट, वोटर वोट डालने के साथ साथ अपनी वरीयता चॉइस भी फील करता है, जिसे वरीयता क्रम कहते हैं। यहाँ मैंने राष्ट्रपति के चुनावी प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की गई है चार्ट के द्वारा, शायद आपको समझ में आ जाए। ये 4 व्यक्ति लिए गए हैं मैंने राष्ट्रपति के चुनाव, ये 4 व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं और ये अपनी वोटिंग करेंगे। ये 8 वोटर हैं और ये 4 राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। ए ने अपना पहला वोट, या इसने कहा कि मैं पहले नंबर पर राजू को राष्ट्रपति चुनूंगा, और दूसरे नंबर पर मोनू को, और तीसरे नंबर पर मैं रवि को, और चौथे नंबर पर नमन को राष्ट्रपति देखना चाहता हूं। यदि और बी ने अपनी वोटिंग की और पहले नंबर पर देखना, इसने वरीयता क्रम पर रवि को चुना और दूसरे नंबर पर नमन को और तीसरे नंबर पर राजू को और चौथे नंबर पर इसने मोनू को अपना वोट दिया। इसी प्रकार सभी ने अपना अपना वोट वरीयता क्रम के आधार पर डाला, और जिसको भी इन चारों में से जिसको भी आधे से अधिक यानी एक ज़्यादा वोट मिल जाएगा वही राष्ट्रपति माना जाएगा। इसमें 8 वोटर हैं और जिसको भी 5 वोट मिल जाएंगे वही राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा। इसमें देखते हैं राजू को फर्स्ट वरीयता क्रम के आधार पर 6 वोट मिली हैं और रवि को फर्स्ट वरीयता क्रम के आधार पर 1 वोट मिली है। और यहाँ पर देख जैसे यहाँ पर राजू को फर्स्ट वरीयता क्रम के आधार पर 6 वोट कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ए ने इसको ए के द्वारा वोट मिली है फर्स्ट वरीयता क्रम पर, और दूसरे नंबर पर ये सी ने वोट की है इसको फर्स्ट वरीयता क्रम पर, और ई ने अपना वोट फर्स्ट वरीयता क्रम राजू को दिया है, और एफ ने भी यहाँ फर्स्ट वरीयता क्रम राजू को दिया है, और जी और एच ने भी अपना फर्स्ट वरीयता क्रम राजू को दिया है। इसी आधार पर राजू को 6 वोट फर्स्ट वरीयता क्रम के आधार पर मिले हैं, जो कि 5 से 1 अधिक है। 5 वोट चाहिए थे और इसको एक फालतू वोट मिला है, एक ज़्यादा वोट मिला है, तो राजू को राष्ट्रपति चुना जाएगा। यदि यहाँ पर राजू को 5 वोट से कम मिलते तो द्वितीय मतगणना प्रणाली के आधार पर वोटिंग की होती, गणना होती, और फिर राष्ट्रपति का देखा जाता कौन राष्ट्रपति बनता है। द्वितीय मतगणना प्रणाली के आधार पर ऐसा पहली बार हुआ है कि 1969 में द्वितीय मतगणना प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति घोषित किया गया हो। वो बीबी गिरी थे जो उनको 1969 में द्वितीय मतगणना प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति घोषित किया गया था। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा। ये समय से पहले भी अपने पद को त्याग सकता है। ये त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देने की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी होगी। और आर्टिकल 56 के सब क्लॉज आर्टिकल 1 में दिया गया है कि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, यानी कि अगला राष्ट्रपति चुनकर ना आ जाए।
आर्टिकल 57 में दिया गया है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है, जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, लेकिन 5-5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। यदि आर्टिकल 58 की बात की जाए, आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के बारे में कहा गया है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का मतलब वह पागल दिवालिया न हो, चुनाव संबंधी किसी भी अपराध के कारण चुने जाने के अधिकार से वंचित नहीं किया गया हो, उसके ऊपर गंभीर अपराध न हो। ये सभी योग्यताएं राष्ट्रपति पद के लिए होती हैं। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 59 को। उस आर्टिकल 59 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद की शर्तें, किसी भी लाभ के पद को धारण न करता हो। चुनाव के समय जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो वह किसी भी लाभ का पद न धारण करता हो। किसी पद पर रहते हुए चुनाव जीत जाता है तो पहले वाला पद उसको त्यागना होगा। आर्टिकल 60 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाएगा राष्ट्रपति को? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। यदि उस समय मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, यानी कि मौजूद नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का श्रेष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। यदि आर्टिकल 61 की बात की जाए तो राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 61 में महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से ग्रहण की गई है और राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल खत्म होने से पहले ही पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। महाभियोग प्रक्रिया से केवल राष्ट्रपति को ही पद से हटाया जाता है, अन्य को महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। अन्य में कौन कौन आते हैं? जैसे उपराष्ट्रपति हो गया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो गया, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त हो गया, राज्य निर्वाचन आयुक्त। इन सभी को राष्ट्रपति की महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। अब समझते हैं महाभियोग की प्रक्रिया को। कैसी महाभियोग की प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति पर लगने वाली? सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले प्रस्ताव लाया जाता है। यह प्रस्ताव लोकसभा में भी लाया जा सकता है सबसे पहले, या राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, और इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी होती है। जिस दिन हम प्रस्ताव लाएंगे उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि हम आपके खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं, और यहाँ से एक चौथाई सदस्य पारित करने होंगे। एक चौथाई सदस्य द्वारा पारित करना होगा प्रस्ताव को, और तभी अगले सदन में जाएगा। और अगला सदन प्रथम सदन द्वारा राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। आरोप सही नहीं होने पर महाभियोग खत्म हो जाएगा। यदि आरोप सही साबित नहीं हुआ तो महाभियोग खत्म हो जाएगा, यहीं पर समाप्त हो जाएगा। आरोप सही होने पर यह प्रक्रिया चालू होगी, तब एक चौथाई सदस्य पारित करेंगे इस प्रस्ताव को, तब जाकर यहाँ महाभियोग की प्रक्रिया चालू होगी। अभी तक तो यहाँ से यहाँ तक तो प्रस्ताव लाया जा रहा था, यहाँ से महाभियोग की प्रक्रिया चालू होगी। जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया था उसी सदन से ही महाभियोग की प्रक्रिया चालू होती है। माना कि सबसे पहले हम राज्यसभा में पारित हुआ था महाभियोग, तो सबसे पहले राज्यसभा से ही लाया जाएगा। राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा यह महाभियोग, और इसके बाद फिर लोकसभा में जाएगा। लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, यानी कि पास करना होगा। यदि दोनों सदनों से यह 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो यहाँ पर राष्ट्रपति अपना पद रिक्त कर देगा। यहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया को
यही पूर्ण कर लिया जाएगा। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 62 को। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति के चुनाव करा लिए जाएंगे। आर्टिकल 62 में ऐसा कहा गया है। वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और इससे अगले आर्टिकल अगली वीडियो में बताऊंगा मैं। और ऐसी छोटी वीडियो में अच्छा कंटेंट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।